Assalamu alaikum. My name is Dr. Samreen Sarfaraz and I am a consultant in infectious disease at the Indus Hospital and Health Network. Today's topic is about immunity and vaccines. Wait, let me see the slide a little. Okay. So this is these are the topics we are going to cover. The first is about immunity के immune response to pathogens क्या होता है, फिर innate and adaptive immunity क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम वैक्सीन की बात करेंगे कि वैक्सीन क्या है, क्या चीज़ है, उसके खिलाफ बॉडी कैसे क़ुव्वत मुदाफ़त बनाती है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, और उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इफेक्ट क्या होता है वैक्सीनेशन का। इम्यूनिटी जो है, दिस इज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। जो भी आपकी इन्फेक्शन है उसके खिलाफ जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, सिंपल लैंग्वेज में उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो है वो सारे सेल्स, टिश्यूज और मॉलिक्यूल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और वो सब मिल मिला के उसका एक पूरा सिस्टम है। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरह से एक सिस्टम है जो आपको कुव्वत देता है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? इसको a coordinated reaction against invading organism and foreign substances। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, जरासीम, कोई फॉरेन सब्सटेंस अंदर दाखिल होता है तो बॉडी उसको नॉन सेल्फ कह के पहचानती है। आपकी बॉडी अपने सेल्फ को पहचानती है, ठीक है, कि ये मैं हूँ। और अगर उसके अलावा कोई भी चीज अंदर दाखिल हो जाती है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा जो उसको लगता है कि ये फॉरेन है, तो उसके खिलाफ ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक रिस्पॉन्स बॉडी देती है। अब वो एलर्जी की सूरत में होता है या ये कि वो एक फीवर और इन्फेक्शन के खिलाफ जो रिस्पॉन्स होता है उसकी सूरत में होता है। ये सारा कुछ जो रिस्पॉन्स होता है इसको इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। अच्छा, अब जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। एक तो वो है जो हम चाहते हैं, विच इज द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और नॉर्मल, और एक वो है जो एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, और एक चीज है कि इम्यून रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं। ये तीनों सूरत हाल देखी जा सकती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसको जो है उसके अंदर इन्फेक्शन, जरासीम आए, लेकिन उसने उस जरासीम को पहचाना ही नहीं और उसके बाद कोई रिस्पांस बॉडी की तरफ से नहीं हुआ, जिसकी नतीजे में क्या होगा कि वो इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह फैल जाएगा बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी ने काम नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि टॉलरेंस किसी वजह से एंटीजेंस के साथ हुई है जिसकी वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। एक दफा ये है कि एब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, एक छोटी सी चीज आई है, बिल्कुल वैसे जैसे फर्ज करें चूंटी आपके सामने है तो आप उसको गन से मारें, ये तो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है ना, एक एबनॉर्मल रिएक्शन है। तो इसी तरह से ये कि कोई बहुत छोटा सा अगर जरासीम अंदर आ गया है जिसके लिए एक बहुत मामूली सा रिस्पॉन्स होना चाहिए था, उसकी जगह बॉडी एक एबनॉर्मल किस्म का एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है। और ये अक्सर आप देखें जो ऑटो इम्यून डिजीजेस जिनको होती हैं उनके अंदर ऐसा होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अक्सर टीवी में देखते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको टीबी होती है और उनका फिर लंग जो है वो ठीक रहता है, खराब नहीं होता इतना, और कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ी सी टीबी के जरासीम आते हैं, यानी शुरू में लगता है कि इतनी बुरी वाली नहीं है, लेकिन बाद में उनका लंग डैमेज बहुत ज्यादा हुआ होता है। तो ये वो चीज है जो हमें हमारी बॉडी करती है। ये कोविड के जमाने ने हमें बहुत दिखाया है। कोविड के अंदर जो लोग खराब हो रहे हैं कोविड से, वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रहे हैं। मतलब वही जरासीम है और वो वायरस है, वो कुछ लोगों में आता है और उनको बिल्कुल हल्का मामूली सा इन्फेक्शन होता है, कुछ को तो होता ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस टू एंटीजन है, और उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कुछ लोग होते हैं जो हल्का फुल्का एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स दे देते हैं, जिसके बाद उनको हल्का फुल्का होकर माइल्ड डिजीज हो जाता है। और कुछ वो होते हैं जिनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इतना सख्त होता है कि वो बॉडी को खुद डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं और इम्पोर्टेंट हैं।
अच्छा, ये जो सारी स्टडी है ये बजाते खुद एक साइंस बन गई है इम्यूनिटी की, इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और इसके बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी इसकी एक स्पेशलिस्ट मौजूद है, डॉक्टर सबिया अनीस। तो इसकी एप्लीकेशन अच्छी खासी जगहों पे है। एक तो ये कि आप एक आपने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानना कि आपका नॉर्मल इम्यूनिटी क्या है, ये बजाते खुद एक साइंस है। फिर इसकी एप्लीकेशंस में आता है वैक्सीनेशन, बजाते खुद इम्यूनोलॉजी की एप्लीकेशन है, वैक्सीनेशन है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाए इस साइंस को अपने फेवर में और इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश की जाए, तो उसके अंदर उसकी एक एप्लीकेशन है वैक्सीन डेवलपमेंट। दूसरा ये कि ऑटो इम्यूनिटी वो भी इसके ही जुमरे में आती है, कि जैसे एसएलई हो गया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सारे वो डिजीजेज हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। तो बाकायदा बहुत सारे डिजीजेज हैं जो इसके जुमरे में आते हैं। फिर अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, आपको किसी का गुर्दा लगा दिया जाए या लिवर लगा दिया जाए, तो उसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम उसको नॉन सेल्फ के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मैं नहीं हूं, और उसके खिलाफ अटैक करेगा। तो इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अगर बचाना होता है तो फिर ऐसी दवाएं देनी पड़ती हैं जिनको हम इम्यूनो सप्रेसिव्स कहते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं ताकि जो है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसकी एप्लीकेशन है। इम्यूनोथेरेपी है, मुख्तलिफ जो है मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। फिर लैब डायग्नोसिस में मदद देते हैं, मुख्तलिफ मार्कर्स आप यूज करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन गैमा का लेवल, ईगरा का टेस्ट है जो टीबी के लिए यूज होता है, वो इंटरफेरॉन गैमा का लेवल आप चेक कर रहे होते हैं टीबी के जरासीम के खिलाफ। और इंटरफेरॉन गैमा जो है वो एक साइटोकाइन है जो बॉडी रिलीज करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी हमारी किस किस तरह से होती है, ये सेल्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी का मतलब ये वो जो इनबॉर्न है, हर वक्त मौजूद है और अडेप्ट नहीं करती। अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा अडेप्ट करना क्या कहते हैं? अडेप्ट क्या होता है, कोई बताएगा? आप में से आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चेक इंटरनेट, अच्छा क्या आपने लिखा है? हाँ, आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आर्टिफिशियली नहीं, आर्टिफिशियली अडेप्टिव का मतलब नहीं है। अडेप्ट करना किसी सिचुएशन को, जैसे कहा जाता है एक आदमी ने बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है अपने एनवायरनमेंट से, और एक ने अडेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है? अक्वायर करना एनवायरनमेंट का, इससे बेहतर वर्ड ये है कि आप माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। हाँ, टू अडेप्ट टू चेंजेस, तो माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज करें। ठीक है, जैसा माहौल हो उसके हिसाब से आप अपने अंदर तब्दीलियां लाएं। तो जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है उसके अंदर अडेप्टेशन की कोई कुव्वत नहीं है। ये जैसा अल्लाह ने बनाया है वैसे एक ही तरह का रिस्पॉन्स हर दफा आएगा, जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हर दफा अलग तरीके से आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कंप्राइज क्या करते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी में आपके कुछ बॉडी के सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, जिनको आप नॉर्मली डब्ल्यूबीसीज कहते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को ग्रैन्युलोसाइट्स भी कहा जाता है, ये होते हैं। फिर मोनोसाइट मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, ये ब्लड सेल्स हैं। एनके सेल्स हैं जिसको नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, और मास सेल्स, ये इसका पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का। और इसी तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इसका पार्ट है। अच्छा, ये लोग दोनों जो है जब ये एक्टिवेट होते हैं किसी वजह से, तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिनको हम नाम देते हैं साइटोकाइंस का, कॉम्प्लीमेंट्स का, अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स का। अक्यूट फेज रिएक्टेंट में सीआरपी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दैट्स एन एक्यूट फेज प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन रिलीज होता है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इसी तरह से एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होती हैं, डिफेंसिन्स एंड लाइसोजाइम्स, यानी हमारी बॉडी खुद कुछ एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है। सो अगर हम ये देखें, ये हम इन्हीं सब की बात कर रहे थे। इन्नेट इम्यूनिटी में ये मैक्रोफेज हैं
नेचुरल किलर सेल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, ये सारी ग्रैन्युलोसाइट्स कहलाते हैं ये सारे सेल्स। तो ये आपका पार्ट है ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। कुछ सेल्स हैं वो दोनों के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो कि इन्नेट में भी शुमार होते हैं, अडेप्टिव में भी शुमार होते हैं। और अडेप्टिव में जो ट्रू अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर आपके पास बी लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट्स है जो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक CD4 टी लिम्फोसाइट और एक CD8 टी लिम्फोसाइट। अब कोई मुझे बताएगा कि CD4 सेल्स का नाम कहाँ बहुत ज्यादा आता है, किस बीमारी के अंदर CD4 लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं? CD4 सेल्स कहते हैं, CD4 काउंट। HIV, शाबाश, ठीक है। तो HIV में ये CD4 सेल काउंट बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी में जैसे 1000 CD4 काउंट है, तो HIV में हम देखते हैं 10, 15, 20, जो स्टेज 4 HIV होता है, ओवर टाइम ये सेल्स कम हो जाते हैं। और ये वाले जो सेल्स हैं वो जो है बाकी चीजों पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। 4 लोगों ने अपना हाथ रेस किया हुआ है। जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछते जाए, मैं साथ साथ में देखती जा रही हूँ। अगर कोई आंसर, कोई चीज पूछनी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, तो अब अगर हम इसको चेक करें कि इननेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में फर्क क्या है, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो किसी एक माइक्रोब के खिलाफ नहीं होती, वो मुख्तलिफ माइक्रोब्स के खिलाफ वही एक्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर स्टैफ ऑरियस आ रहा है तब भी बॉडी वही एक्शन देगा, अगर एसिनेटोबैक्टर आ रहा है तब भी बॉडी वही देगा, जब वायरस आ रहा है तब भी बॉडी वही एक्शन देगा। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में यह होगा कि स्टैफ ऑरियस आ रहा है तो अलग तरह का रिएक्शन आएगा, और स्ट्रेप नीमो आ रहा है तो अलग तरह का रिएक्शन आएगा, कोविड आ रहा है अलग तरह का रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इननेट जो है उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, यानी ये कि एक सेम रिएक्शन है जो हर दफा आ रहा है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्स रिएक्शन आएगा, कभी कोई मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, कभी कोई मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा। अच्छा, इननेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी भी नहीं है, क्योंकि हर दफा उसने वही काम करना है, तो ये कोई मेमोरी भी क्रिएट नहीं होती इसके अंदर। जबकि अडेप्टिव में बाकायदा बॉडी याद रखती है। पहली दफा के एक दफा, जैसे फर्ज करें एक दफा कोविड आया, अब बॉडी याद रखेगी कि एक दफा कोविड आया है, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसका रिएक्शन पहले से अलग होगा, ठीक है। अब कोविड से अलग हटके अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, डेंगू का इन्फेक्शन जब पहली दफा होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वो इतना सिवियर नहीं होता, दूसरी दफा डेंगू हो जाए तो ज्यादा बुरा होता है। खासतौर से अगर वो डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होती हैं, तो अगर पहली दफा डेंगू 1 से हुआ है और दूसरी दफा डेंगू 2 से हो जाए, तो डेंगू 2 से जो है वो रिएक्शन ज्यादा सिवियर होगा, इसलिए क्योंकि बॉडी ने याद रखा हुआ है कि डेंगू का जरासीम आया था, अब दूसरी दफा जब इम्यून रिएक्शन होगा तो ज्यादा बुरा वाला होगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसको हम कहते हैं मेमोरी। अच्छा, अब दोनों जो है इननेट और अडेप्टिव हमारी बॉडी में शुरू से अल्लाह मियाँ एक जो फेज होता है ना, जब बच्चा जो है वो वूम में होता है, फीटल लाइफ में, उस वक्त जो है सारे सेल्फ पैथोजेंस, सारे सेल्फ एंटीजेंस इंसान को दिखा दिए जाते हैं। यानी ये कि एक पावर एक्वायर होती है जिससे इंसान जो है ये समझ जाता है कि ये मैं खुद हूँ, मैं ये सेल्फ है, और वो नॉन सेल्फ को भी बहुत अच्छी तरह पहचान जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक खास कैफियत होती है कि इननेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी कभी भी अपने आप से अपने टिश्यूज के खिलाफ नहीं लड़ते। अगर वो लड़ना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अपने आप के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, कोई बताएगा? अगर सेल्फ को, यानी कि जैसे अपने हार्ट टिश्यू के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएं और वो हार्ट को अटैक करने लगे, या किडनी की ऑटो इम्यूनिटी, शाबाश, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होते हैं उसमें यही होता है कि आपकी बॉडी जो उसको नहीं काम करना चाहिए वो काम कर रही है, ठीक है, और इसीलिए वहां पे इम्यूनिटी को कम करने की दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो अब वो एक मैल फंक्शन है, वो होना नहीं चाहिए नॉर्मली। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि फिजिकल बैरियर्स क्या हैं जो कि हेल्प करते हैं, इसमें स्किन और म्यूकोजल एपिथेलियम है, एंड और वहां पे मौजूद कुछ केमिकल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कोई नेमतुल्ला खान साहब, आपने अपना हाथ रेज किया है, आप बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
आप लिख के अपना क्वेश्चन भेजें। अच्छा, अब जो है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होती है जैसे ही माइक्रोब अंदर आता है, ठीक है। तो 0 to 6 आवर्स टू 12 आवर्स में ये एक्टिव हो जाती है, जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी को टाइम लगता है, और वो अभी हम देखेंगे क्यों टाइम लगता है, ठीक है। तो इट्स स्लो टू रिस्पॉन्ड। अब ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है। एक पैथोजन है वो एंटर हो रहा है बॉडी में, ठीक है। ये स्किन है आपकी, ये फिजिकल बैरियर है। ये बताते खुद एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपको इन्फेक्शन से बचाती है। आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इतने कि आप शुमार भी नहीं कर सकते, ठीक है। और बैक्टीरिया के अलावा बहुत सारी और चीजें भी हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीम स्किन के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं करते। अब यही स्किन बर्न हो जाए तो एक बर्न पेशेंट जो है वो मरता ही इन्फेक्शन से है। उसकी वजह यह है कि उसका जो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर था वो खत्म हो गया। अब वो सारे जरासीम जो ऊपर पड़े हुए थे अब वो सारे अंदर चले गए, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब ये पैथोजन में फर्ज करें कि किसी तरह से एंट्री गेन कर ली और वो फिजिकल बैरियर से उसने क्रॉस कर लिया, चाहे वो स्किन हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो, ठीक है। तो अब सबसे पहला रिस्पॉन्स जो आएगा वो इन्नेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो नॉन स्पेसिफिक है और वो फौरन शुरू हो जाएगा। तभी आपका टीएलसी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं टीएलसी बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया। डब्ल्यूबीसी काउंट यानी फौरन जो है वो हमलावर वहां उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, और वो जो है वहां पे अपना काम, और मैक्रोफेजेस अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो सिर्फ वहां जाके अपना काम नहीं शुरू करते, वो सिग्नल देते हैं विद साइटोकाइंस एंड लिम्फोकाइंस, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हमने स्टडी किए थे, वो सिग्नल देते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी को, और अडेप्टिव इम्यूनिटी से को एक्टिवेट करते हैं कि अब तुम भी आ जाओ हमारी मदद के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है तो फिर वो दो तरह के रिस्पॉन्सेज दे सकती है, ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड, इसको अभी हम पढ़ेंगे। और ये एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फिर इस पैथोजन के खिलाफ होता है। तो ये तो अटैक कर ही रहे होते हैं, साथ में यहाँ से ये इस सिस्टम को एक्टिवेट करके इसको भी अटैक पे ले आते हैं। तो आपके पास इन्नेट इम्यूनिटी भी इसको अटैक करती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसको अटैक करती है और इसको खत्म कर देती है। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला होता है। इसको अगर हम इस तरह से देखें तो आपकी इननेट ये फिजिकल बैरियर क्रॉस हुआ, एपिथेलियम, ये फेगोसाइट्स वगैरह ने जो है इस माइक्रोब को डाइजेस्ट किया, करना शुरू किया, और यहाँ से, और ये आवर विद इन आवर्स होना शुरू हो जाता है, फौरन फौरन, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भेजे जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स दोनों को एक्टिवेट किया। बी लिम्फोसाइट को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगी, और टी लिम्फोसाइट्स को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो वो टी सेल्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो फाइट कर सकें बजाते खुद उस माइक्रोब से जो अंदर आया है, ठीक है। इसके अडेप्टिव इम्यूनिटी को किक इन करने में 1 से 5 दिन तक लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें तो डेंगू के खिलाफ आप शुरू के अंदर, अगर अभी बुखार स्टार्ट हुआ है तो शुरू में डेंगू NS1 एंटीजन आपका पॉजिटिव आता है, लेकिन डेंगू IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं आती है पहले 5 दिन के अंदर। 5 दिन के बाद पॉजिटिव आएगी। 5 दिन से पहले अगर आप डेंगू IgM एंटीबॉडी भेज देंगे तो वो नेगेटिव आती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंटीबॉडी बनना ही नहीं शुरू हुई है। एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है क्योंकि दैट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, इसमें आपके एपिथेलियल बैरियर्स जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल एंट्री को, फिर डिफेंसेस हैं, ये एक कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रोबियल किलिंग कराते हैं, फिर इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी माइक्रोबियल किलिंग कराते हैं, फिर आपके इफेक्टर सेल्स ये वाले हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, जो NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, ये खुद बजाते खुद माइक्रोब के साथ लड़के उनको फेगोसाइटोस करने का मतलब होता है खा जाना, उनको खा जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास और ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, साइटोकाइन से मुख्तलिफ किस्म के, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। इन्फ्लेमेशन कराते हैं, माइक्रोबियल किलिंग करते हैं, ऑक्सोनाइजेशन करते हैं। ऑक्सोनाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोब को कोट कर देना और उसको WBC के लिए अट्रैक्टिव बना देना कि WBC आके उसको खा ले। अच्छा अच्छा, तो अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को कह रहे थे कि नेचुरल, नॉन स्पेसिफिक, नेटिव, ऑलवेज प्रेजेंट, रेडी टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट माइक्रोब।
और ये वो चीजें हैं जो आपके एक्सटीरियर बैरियर्स हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आपके टीयर्स जो हैं वो आंख के अंदर जो है ना लाइजोजाइम होता है जो आंख के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देता। फिर आपके यहाँ पे कमेंसल्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे आपके साथ आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो मौजूद है तो वो पैथोजन को नहीं आने देते, वो उनको जगह नहीं देते। तो वो आपका नॉर्मल फ्लोरा है एक लिहाज से। फिर आपके जैसे नाक के अंदर, नाक का एक बहुत अच्छा किरदार है जो कि बाईपास जब उससे होता है, जब अगर आप इंट्यूबेट करें किसी को तो फिर पता चलता है कि कितना बड़ा किरदार है हमारे अपर एयरवेज का इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। नाक में जो बाल होते हैं वो जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, उनके टर्बिनेट्स होते हैं जिसके अंदर टकरा के पैथोजेंस वहीं रुक जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें, ह्यूमिडिफाई करती है नाक, ठीक है। ये सब चीज खत्म हो जाती है और बाईपास हो जाती है जब आप जो है वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं, और इसी वजह से उसमें फिर निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से ब्रोंका है जहाँ पे म्यूकोस और सीलिया होते हैं। गट के अंदर एसिड है, ये इतना उसके अंदर पीएच कम है कि वहां पे माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाता। और इसीलिए एक बात, इसको अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो जो लोग राइजेक वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि राइजेक आपकी गट की एसिड, वो जो आपके स्टमक की एसिड सिक्रीशन है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। तो थोड़े दिन बाद वहां पे इन्फेक्शन कॉलोनाइज होना शुरू होता है। तो जो आपको अल्लाह मियां ने बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जो कि इंसान को प्रोटेक्ट करती हैं। अब वजाइना है, अब ये पेरिनियल एरिया, वहां पे बहुत बैक्टीरिया होता है, तो वहां पे पीएच इतना लो रखा है कि वहां बैक्टीरिया यूजुअली ग्रो ना कर सके, ठीक है। फिर इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एक बिल्कुल फ्लशिंग इफेक्ट है। तो अल्लाह की जो, अगर हम इंसान अपनी ही बॉडी पे जो है थोड़ा सा गौर फिक्र करने लगे तो उसको एक पूरी कायनात नजर आती है कि अल्लाह उसको, उसके साथ कितना रहीम है और कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इतने सारे बम्बार्डमेंट से जो माइक्रोब्स मुसलसल कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ। हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ ली, अब हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ आ रहे हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी के दो आर्म्स हैं। एक आर्म को कहते हैं ह्यूमोरल या आसान जबान में एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी है, मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एज द नेम इंडिकेट्स इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। जबकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसमें कुछ सेल्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं और वो फिर आपको फाइटिंग में मदद देते हैं, ठीक है। तो अब आपके इसके जो दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं बॉडी में, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये मेच्योर होते हैं बोन मैरो में, बी इज फॉर बोन मैरो, इसीलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और ये जब स्टिमुलेट होते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये मेच्योर होते हैं थाइमस में, तो इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये जब स्टिमुलेट होते हैं तो दे प्रोड्यूस साइटोकाइंस, और उसके बाद एंड दे देमसेल्व्स बिकम इफेक्टर सेल्स, जो इनका CD8 टी सेल्स हैं वो इफेक्टर सेल्स बनते हैं जो बजाते खुद फाइट करते हैं माइक्रोब से। अच्छा, यहाँ लिखा है एक लफ्ज क्लोनल प्रोलिफरेशन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। क्लोनल प्रोलिफरेशन कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब होता है? क्लोनल प्रोलिफरेशन का कोई गैस कर सकता है? क्लोन क्या होता है? आप अपना जो है वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्लोन क्या चीज होती है। कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं है शायद, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं है। क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको वाजे करें। हाँ शाबाश, अच्छा अच्छा जवाब आया, मेकिंग कॉपीज, ठीक है। यानी एक ही तरह की चीज, एक सेल है वो अपनी ही तरह का सेल बना रहा है, ठीक है। तो आपका जो बी, जैसे हमने पहले बात की थी कि जैसे एक मरसा है उसके खिलाफ अलग सेल स्टिमुलेट होगा और एसिनेटोबैक्टर के खिलाफ अलग सेल स्टिमुलेट होगा, अलग बी सेल स्टिमुलेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब जब कभी भी स्टैफ ऑरियस आएगा तब वो एक ही तरह का बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होगा और वही मल्टीप्लाई करेगा, बाकियों को नहीं छेड़ेगा। जो फर्ज करें एसिनेटोबैक्टर के खिलाफ है या हेपेटाइटिस बी के खिलाफ है, जो वो है वो बिल्कुल सोए रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी।
चेंज आएगी एक ही उसमें जो कि स्पेसिफिक है फॉर अ माइक्रोब। इसको कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जो आपके जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो आप एक मोटा मोटा याद रखें कि या तो वो टी सेल्स बनते हैं और या वो बी सेल्स बनते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जब चेंज आती है तो वो CD4 बनते हैं या CD8 बनते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये दो याद रखें, CD4 सेल्स, CD8 सेल्स। और एक चीज याद रखें कि एक होते हैं कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। ये वो है जो मैं पहले बात कर रही थी, जो आपको मेमोरी देते हैं कि हाँ भाई ये इन्फेक्शन पहले मेरे अंदर आया था, और तभी जब दोबारा आएगा वो दोबारा वो क्लोनल प्रोलिफरेशन जल्दी करा देंगे कि उसी तरह के क्लोन को एक्टिवेट कर देंगे, कहेंगे बड़ा बड़ो बड़ो ये इन्फेक्शन पहले आया था, तुम्हें उठना है, ठीक है। तो एक मेमोरी सेल्स बनाते हैं, विच इज फैसिनेटिंग। और अब आप जो है अगर आप ये देखें तो अब हम आते हैं, एक ये टी सेल रिस्पॉन्स है, ठीक है, और एक बी सेल रिस्पॉन्स है। अच्छा, आप इसके अंदर एक बात मुझे बतानी थी, जो CD4 सेल्स हैं ये बहुत ही अहम किरदार होता है इनका। ये हर हर इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल, ठीक है। ये हर एक की हेल्प करता है, ये बी सेल की हेल्प करता है, ये CD8 टी सेल की हेल्प करता है, ये मैक्रोफेज की हेल्प करता है, ये न्यूट्रोफिल की हेल्प करता है। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे, और ये पूरे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। और अगर इसको हटा लिया जाए तो बहुत क्रिटिकल ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे साइटोकाइंस हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो आपका बाकी इम्यून सिस्टम भी होने के बावजूद भी पैरालाइज हो जाता है एक लिहाज से, क्योंकि उसको हेल्प ही नहीं मिल रही होती, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए HIV में एक इंसान इतना इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि HIV का वायरस स्पेसिफिकली टारगेट करता है CD4 सेल को और इसको खत्म करता है। जब इसको खत्म करता है, आपके बी लिम्फोसाइट मौजूद हैं, CD8 सेल्स मौजूद हैं, बाकी सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हो रही। तो अब जब भी कोई भी पैथोजन आएगा अंदर बॉडी के, वो एक्टिवेट वो भी नहीं हो पाएंगे जो हो सकते थे जब CD4 मौजूद था। तो इसलिए जो है बॉडी बिल्कुल उसकी कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आप आते हैं मेन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, जिसको आजकल सारे लोग जो है जानते हैं। कोविड की वैक्सीनेशन के बाद अक्सर लोग कह रहे होते हैं मेरा एंटीबॉडी लेवल क्या है, मेरा एंटीबॉडी लेवल क्या है, ठीक है। तो आप ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, आपकी जो एंटीबॉडीज हैं, दे ये इट एलिमिनेट्स एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर इज जो यस विद इन द सेल इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर इज आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो कुछ जो है बैक्टीरिया होते हैं वो सेल के अंदर नहीं घुसते, वो बाहर रहते हैं, और कुछ होते हैं वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, वो सेल के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे टीबी है, वो टीबी मैक्रोफेज के अंदर घुस के बैठ जाता है। अब होता ये है कि वहां मैक्रोफेज के अंदर उसको बॉडी नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रही होती, ठीक है। जबकि कुछ है वो बाहर पड़े रहेंगे, स्ट्रेप नीमो वगैरह, ये जो है ये प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, सेल्स के अंदर नहीं घुसे हुए होते, ठीक है। तो आपकी जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज है, ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को किल करते हैं। इंट्रा सेलुलर माइक्रोब जो होते हैं उनको किल करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको जब आप किल करते हैं तो आपको अपने सेल को मारना पड़ता है, क्योंकि वो सेल के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए उसके अंदर डैमेज ज्यादा होती है, उसमें बॉडी सेल भी डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आप टीबी के जरासीम को जो है वो मैक्रोफेज के अंदर मारना है, तो मैक्रोफेज को भी मारना पड़ेगा ना, तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। यहाँ पे ये कि ये जो क्योंकि प्लाज्मा में बाहर ब्लड में पड़े हुए हैं, अगर आपने इनको बाहर बाहर से जो है अटैक कर दिया तो इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ज्यादातर लिपिड एंटीजेंस और पॉलीसैकेराइड्स के खिलाफ सिक्रीट होते हैं। इफेक्टर सेल बी लिम्फोसाइट्स का प्लाज्मा है, जैसे प्लाज्मा सेल उसको कहते हैं, मैंने पहले बताया था। और 1 बी सेल कैन जनरेट 4000 प्लाज्मा सेल्स, और उसके बाद जो है 10⁻12 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर डे बनाने की ताकत रखता है। 10⁻12 में आप 12 जीरोस उसके आगे ऐड करें तो आपको समझ आ सकता है कि कितनी एंटीबॉडीज हम एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में एक पैथोजन के खिलाफ, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये वो है जो रिकॉग्निशन फेज है कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को क्या हुआ, एंटीजन आया,
ठीक है, और इसने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये तो गड़बड़ है, इसको तो मुझे ब्लॉक करना है। अब ये जो सेल है ना, इसके ऊपर आप ये देखें, ये जो ये कांटे कांटे निकले हैं ना, ये एंटीबॉडीज है, ठीक है, लेकिन अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो अब जैसे एंटीजन आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी से वो मिलेगा, यहाँ पे जो है आके यहाँ पे बाइंड करेगा और ये सेल हो जाएगा एक्टिवेट। जब सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर एक्टिवेशन फेज होगा, जिसके अंदर सबसे पहले क्लोनल एक्सपेंशन, जो हम क्लोनल प्रोलिफरेशन की बात कर रहे थे, यही क्लोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद शुरू में क्या करेगा, ये आईजीएम एंटीबॉडी रिलीज करेगा। ठीक है, शुरू में आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, अभी हम एंटीबॉडी टाइप्स पे आएंगे तो उसमें पता चलेगा, लेकिन पहले एंटीबॉडी सिक्रीशन, अब ये एंटीबॉडी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आईजीएम एंटीबॉडी बनेगा, फिर 2-3 दिन के बाद एंटीबॉडी स्विच होगी और आईजीजी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। और आईजीजी एंटीबॉडी जब शुरू में बनेगी तो शुरू में उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन के बाद वो ज्यादा अच्छे से बाइंड करने लगता है, यानी एफिनिटी उसकी जो है वो ज्यादा हो जाती है। यानी पहले अगर वो लूजली एक एंटीजन से बाइंड करके उसको खत्म कर रहा था, तो 2-3 दिन के बाद वो ज्यादा अच्छे से बाइंड करने लगता है, और यहीं पे फिर आपकी मेमोरी बी सेल भी बनने लगते हैं, और ये मेमोरी बी सेल जाके बोन मैरो में स्टोर हो जाते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन आए तो फिर ये अलर्ट दे दें कि भाई अब तुम्हें फिर बढ़ना है। ठीक है, सो एक आता है आपका रिकॉग्निशन फेज और फिर एक आता है आपका एक्टिवेशन फेज, जिसमें एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। अब इसमें इसीलिए टाइम लगता है, तभी शुरू के 4-5 दिन लग जाते हैं, उस वक्त तक कोई एंटीबॉडी बनी हुई नहीं होती, और फिर एंटीबॉडी फिर एक दफा एकदम 5-6 दिन के बाद बनना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल राइज करता है। ये वो मुख्तलिफ एंटीबॉडी टाइप्स है। आईजीजी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है, और आईजीएम उसके बाद ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंटीबॉडी है, और जो है आईजीई है, आईजीडी है, आईजीए है, ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं। इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें, ये जो हिस्सा होता है ये वो है जो इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर आके एंटीजन बाइंड करता है। ठीक है, जो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आईजीएम आपको बहुत नजर वैसे ही नजर आएगा कि ये काफी बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, लेकिन आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा। व्हेन इट क्रॉसेस, ये छोटा सा मॉलिक्यूल होता है आईजीजी, और बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी भी यही है, प्लेसेंटा क्रॉस करता है। और एक ब्यूटीफुल बात यह है कि मदर को जो जो बीमारियां कभी जिंदगी में हुई होती हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जो जो आईजीजी एंटीबॉडी उसके बॉडी में बनी होती है, वो सब बेबी को पास करती रहती है मदर थ्रू आउट द स्टे, और उनका लेवल बेबी की बॉडी में कोई 6-8 महीने बाद तक भी रहता है। 9 महीने बाद जाके वो मीजल्स के लिए ससेप्टेबल होता है। मतलब आप ये सोचें कि अगर माँ को मीजल्स हुआ है तो बेबी 9 महीने तक ऑटो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसको मदर की एंटीबॉडीज मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है। अब ये जो है ना एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो आईजीजी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, आईजीएम में 5 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो ये इसीलिए जब शुरू में इन्फेक्शन आता है तो अर्ली रिस्पॉन्स करना होता है ना, तो इसीलिए शुरू में आईजीएम आती है, वो बड़ा मॉलिक्यूल है, एक साथ 5 एंटीजन को पकड़ लेगा। ठीक है, जबकि आईजीजी जो है वो एक साथ सिर्फ 2 एंटीजन को पकड़ सकता है। तो शुरू में आईजीएम आती है और बाद में वो आईजीजी में स्विच हो जाती है। ठीक है, ये फिर डिटेल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, आई थिंक दिस इज अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये वो है जो मैं आपको बता रही थी, आईजीजी आपका, ये आईजीजी, आईजीएम और आईजीडी और आईजीई ये सारे ब्लड में मौजूद है। ठीक है, आईजीए खाली वो वाहिद एंटीबॉडी है जो म्यूकोजल सरफेसेस पे मौजूद है, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मौजूद है और ये आपके गट के अंदर भी मौजूद है। अब ये जो अपना आईजीए है, ठीक है, ये जब आपका जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है बॉडी का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टनों की हिसाब से बौछार होती है बैक्टीरिया की,
वो आपका जीआई ट्रैक्ट है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। मुसलसल जो है उसमें जो है आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उसमें बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जो सांस ले रहे हैं, कभी धुआं आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मुख्तलिफ आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत जरासीम आ रहे होते हैं और जीआई ट्रैक्ट में आ रहे होते हैं। तो ये आईजीए एंटीबॉडी ऑलरेडी वहां मौजूद होती है और ये वहां पे उन बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने नहीं देती। तो कुछ लोग होते हैं, अगर आप देखें, वो बहुत प्रोन होते हैं टू डायरियाज। अगर सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी हमारी बॉडी हमारी सोसाइटी में कॉमन है और बहुत दफा अंडर डायग्नोज होती है। कुछ लोग होते हैं उनको बार बार डायरिया रहता है, डायरिया रहता है, हर थोड़े दिन पे डायरिया हो जाता है। अक्सर उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो रीजन निकलता है आईजीए डेफिशिएंसी, कि आईजीए जो है उनके यहाँ सही लेवल पे नहीं है, तो इसीलिए जो बैक्टीरिया आ रहा है वो फिर हमला करता है और उसके बाद फिर बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया जो कुछ भी, और वो आसानी से डायरिया कर देता है। ठीक है, तो ये वो डिफरेंसेस हैं। आईजीडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसका अभी भी फंक्शन अननोन है कि क्या है। ठीक है, आईजीई वो एंटीबॉडी है जो एलर्जी में इन्वॉल्व होती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पॉलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है। ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आईजीई मीडिएटेड होते हैं। और इसके अंदर जो सबसे खतरनाक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? सबसे खतरनाक जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, विद इन सेकेंड्स होता है, इंसान मर जाता है अगर उसका फौरन मैनेजमेंट नहीं है तो इंसान मर जाता है, उस एलर्जिक रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जवाब इसका आना चाहिए, और इसका ये भी आना चाहिए कि उसके लिए लगाते क्या है। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स है ना, डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, तो फिर तो जवाब एस्मा नहीं। एस्मा ऐसा थोड़ी है, लोग तो एस्मा के साथ नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी तो एलर्जी और उसको क्या हाँ ये है एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, स्पेलिंग गलत है लेकिन वो सही है। और टाइप 4 बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी तो बहुत डिलेड होता है। एनाफाइलैक्सिस इज टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन, और ये जो है आपका बहुत इमीडिएट होता है और आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, और उसको अगर आपने फौरन जो है वो एपिनेफ्रीन नहीं दी तो इंसान मर जाता है। एपिनेफ्रीन और स्टेरॉइड्स फौरन नहीं दिए, क्योंकि इसमें आपका सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, बीपी एकदम हाइपोटेंसिव हो जाता है इंसान, और साथ में एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, अपर एयरवे स्ट्राइडर आता है, और वो आपका बल्कि इंट्यूबेट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है उस वक्त तो। सही है, तो अब ये हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ी, फिर हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने पढ़ा कि ये सेल मीडिएटेड होती है और ह्यूमोरल होती है, और हमने ये 2 टाइप्स पढ़ ली इसकी। ठीक है, अब हम एक और चीज पे आते हैं। जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसके 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी, या इसका दूसरा नाम है एनाम्नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या भला है भैया? ये वही चीजें जो इतनी देर से मैं बता रही थी, मेमोरी मेमोरी और सब कुछ। ठीक है, ये पहली दफा आपका इन्फेक्शन आया बॉडी में, ठीक है, इन्फेक्शन आया और उसने बी सेल को स्टिमुलेट किया, बी सेल एक्टिवेट हुआ, एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई। ये है आपका एंटीबॉडी लेवल। ठीक है, कोई 7वें दिन पे जाके आपका एंटीबॉडी लेवल एक ऑप्टिमम लेवल पे आता है, और फिर वो कोई 30 दिन तक जो है वो बढ़ा, और 30 दिन तक में आहिस्ता 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 फिर कम हो रहा होता है। ठीक है, ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, सेकेंड टाइम वही पैथोजन वापस आया। ठीक है, अब ये मेमोरी सेल मौजूद है। इसने इस दफा क्या किया कि इस दफा अगर आप देखें तो डे 3 पे आपका जो लेवल बना हुआ है वो यहाँ के डे 7 पे भी नहीं है प्राइमरी में। ठीक है, तो डे 3 पे ही आपके इतने सारे सेल्स हो गए हैं, उनका लेवल भी बहुत हो गया है और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो सस्टेन भी ज्यादा रहता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मजीद मेमोरी बी सेल्स हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। ये वो प्रिंसिपल है जो वैक्सीनेशन में एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। वैक्सीन में क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं देते वो, लेकिन आपको उस वायरस या बैक्टीरिया में से निकाल के एक एंटीजन दे देते हैं। ठीक है, अब वो एंटीजन आपको बीमार नहीं कर रहा, लेकिन वो एंटीजन ने आपके बी सेल को स्टिमुलेट कर दिया है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए।
ठीक है, अब वो एंटीबॉडी बना देगी यहाँ पे। अब क्या होगा, जब दोबारा असली में वो इन्फेक्शन आ जाएगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी के अंदर पहले उसकी मेमोरी मौजूद है, हालांकि वो पहले इन्फेक्शन नहीं आया था, तो वो एंटीजन आया था खाली, एक उसके अंदर से निकाल के कोई उन्होंने मॉलिक्यूल डाल दिया था आपके, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा कि जो है ये अब आपकी बॉडी की जो मेमोरी होगी वो उसको आपको मेनी फोल्ड टाइम्स आपको इम्यून रिस्पॉन्स देगी, जिसकी वजह से आपको वो बीमारी हल्की होगी, ठीक है। हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक भी रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो बीमारी आई। सो दिस इज द थिंग विच इज एक्सप्लॉइटेड इन इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये एक होती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये क्या चीज है, एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो इंसान जो बॉडी खुद बनाती है, और पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो उसको बाहर से मिलती है, ठीक है, उसने खुद उसके अंदर कोई मेहनत नहीं की। इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी की मेमोरी होगी, पैसिव इम्यूनिटी की मेमोरी नहीं होगी। एक्टिव इम्यूनिटी आप नेचुरली अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बन जाती है। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे एक हेल्थ केयर वर्कर है, वो एक मीजल्स के बच्चे से एक्सपोज हुआ है, ठीक है। अब आप उससे पहला सवाल करें, अब वो आए आपके पास परेशान होके एज इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस, वो आपके पास आए कि मैं तो मीजल्स के बच्चे से एक्सपोज हो गया हूँ, अब क्या होगा, ठीक है। एक वो प्रेग्नेंट भी है कि मैं प्रेग्नेंट फीमेल हूँ और मैं तो मीजल्स के बच्चे से एक्सपोज हो गई हूँ, अब क्या होगा। आप उसे पूछे क्या तुम्हें बचपन में मीजल्स हुआ था, और वो कह दे हाँ हुआ था, तो अब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी मौजूद है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीअश्योर करेंगे कि तुम्हें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है मीजल्स के खिलाफ, तुम्हें ये मीजल्स अभी जो एक्सपोजर हुआ है मीजल्स का, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है एक्टिव इम्यूनिटी का। दूसरा जो प्रोसेस है वो वही जो मैं बात कर रही थी कि वैक्सीन दे दें आप, ठीक है। आपने वैक्सीन दे दी, बॉडी ने अपना काम कर लिया उसके खिलाफ, ठीक है, उसने बी सेल बना लिए, उसने टी सेल बना लिए, बना के मेमोरी स्टोर में रख लिए, और अब जब इन्फेक्शन आएगा तो फिर जो है वो काम कर ले। अच्छा, कभी लेकिन आपको मैंने बताया था कि अडेप्टिव इम्यूनिटी किक इन कब होती है, कम से कम 5-6 दिन लगते हैं, 6-7 दिन, ठीक है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि आपको उनको फौरी तौर पे प्रिवेंट करना होता है। अगर आपने नहीं प्रिवेंट किया तो जब तक आपकी एक्टिव इम्यूनिटी किक इन होगी तब तक वो इन्फेक्शन तबाह कर चुका होगा। अब इसके अंदर कोई मिसाल दे सकता है कि कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसके अंदर फिर आपको पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ती है, बाहर से कोई चीज देनी पड़ती है उसको रोकने के लिए, कोई एक मिसाल दे दें। कॉमनली होता है बी, सी नहीं, हैप बी एक्सपोजर हुआ है, और इबोला, कोविड नहीं, हर चीज की एग्जांपल नहीं दे, हर चीज में पैसिव इम्यूनिटी नहीं दी जा रही होती है, ठीक है। कोविड में कोशिश की जा रही है, कोविड का एग्जांपल सही है, प्लाज्मा दिया गया है। रेबीज, शाबाश, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। रेबीज में भी यही हुआ है। अब रेबीज का आप कुत्ते ने काट लिया है, वो पागल कुत्ता था, ठीक है। हैप्पी, कोविड, रेबीज, ये बंदा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने जवाब दिया, ठीक है। इन तीनों में होता है क्या है कि आप पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, ठीक है। आपकी एंटीबॉडी बनेगी कब, 7 दिन के बाद, ठीक है। उन 7 दिन के अंदर क्या होगा, उस वक्त तक रेबीज का वायरस जो है वो नर्व्स में चला जाएगा, और वो आपको, अगर आपने नहीं बचाया तो आपको, चाहे आपने वैक्सीन लगा ली हो, रेबीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या उसके अंदर क्या करते हैं कि वुंड के अंदर आप रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ठीक है। दिस इज पैसिव इम्यूनिटी, ताकि जो रेबीज वायरस है, ये एक एंटीबॉडी है, आपने वहां वुंड में इन्फिल्ट्रेट की ताकि रेबीज के जो वायरसेस है वो वहीं उनके साथ बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज कर दे और मजीद आगे इन्फेक्शन ना जाए, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये आर्टिफिशियली अगर आप करें तो ये वही वाली चीजें हैं जो कोविड में प्लाज्मा लगता था। प्लाज्मा क्यों लगाया जाता था, अब उसके बाद सामने आ गया है कि प्लाज्मा का रोल नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा, क्योंकि हम एंटीबॉडी इतनी नहीं बना रहे हैं जो कुछ भी, लेकिन उसका प्रिंसिपल, उसका मकसद यही है। जिन जिन चीजों में प्लाज्मा लगता है उसका मकसद ये है कि आप एक, जो इंसान रिकवर हुआ है कोविड से, उसकी एंटीबॉडीज लेके, उसकी ब्लड की एंटीबॉडीज लेके किसी ऐसे इंसान को लगा दें जो कि नॉन इम्यून है, ताकि उसके अंदर सिवियर कोविड ना हो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में यही है। अब एक इंसान है वैक्सीनेटेड नहीं है,
और उसको जो है डीप नीडल स्टिक इंजरी हो गई है एक हैवी पॉजिटिव इंसान से, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसको वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन का इफेक्ट होगा 6 हफ्ते में, उस वक्त तक इसको हैवी हो जाएगा, तो आपको उसको बचाने के लिए हैवी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी पड़ेगी। अच्छा, और मटर्नल एंटीबॉडीज जो आईजीजी वाली बेबी को जाती हैं, वो भी पैसिव इम्यूनिटी की ही एग्जांपल है, जो मदर की प्रोटेक्शन होती है जो बेबी को आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए एक और बात बताऊं, इसकी एक बहुत और इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है। अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव हो और बेबी पैदा हो, तो उसका एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट इसीलिए नहीं करते, क्योंकि उसका एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपको ये जानना है कि बेबी एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है, तो उसको आपको एचआईवी आरएनए पीसीआर कराना पड़ेगा। एंटीबॉडी टेस्ट उसका आप 18 महीने तक नहीं करते, इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मदर की एंटीबॉडी क्रॉस किया हो रही हो और आप समझ रहे हो कि बेबी एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वो है, ये आई थिंक हम सब कवर कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा एक जो सप्लीमेंट्री सिस्टम होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये एक लार्ज ग्रुप है प्रोटीन्स का जिनके मल्टीपल फंक्शंस हैं, और अगर कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी हो तब भी बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, मेनिंजाइटिस हो रहा होता है, मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, क्योंकि इनकी आप फंक्शन देखें तो मल्टीपल है। ये पैथोजेंस को खुद भी मारते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, इन सब की मदद करते हैं, ठीक है, क्लियरेंस करते हैं, और एंटीबॉडी रिस्पांस और टी सेल रिस्पांसेस को ऑगमेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इन सब का, ये कुछ सेल बाउंड होते हैं, कुछ सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और कुछ सेल बाउंड होते हैं। ये सब, इनका बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी में, और ये पूरी दुनिया है इसके अंदर। अगर हम एक एक कॉम्प्लीमेंट को कवर करना शुरू करें तो उस पर एक किताब लिखी जा सकती है, जिसका हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक नट शेल में आपको मैं सबको समराइज कर दूं कि अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो ये कि हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं वो या वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स जो है, इन्होंने एपिथेलियल बैरियर ब्रीच कर लिया। जब ब्रीच कर लिया तो पहला रिस्पॉन्स जो आएगा वो कौन सा है? पहला रिस्पॉन्स कौन सा आएगा, आप लोग बताएं, इन्नेट या अडेप्टिव? कौन सा रिस्पॉन्स आएगा बताएं, वरना मैं समझूंगी कि जो है मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। इननेट, शाबाश, ठीक है। तो इननेट रिस्पॉन्स आएगा, उसके कंपोनेंट्स हैं ये मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सब आएंगे। इनके अंदर से ये आपके साइटोकाइंस निकल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के IL-6, IL-10, IL-1, ये सब निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करेंगे कि ये एक्टिवेट करेंगे CD4 हेल्पर टी सेल को, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि हेल्पर टी सेल होता है, CD4 हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट होगा। ये भी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स निकालेगा, साइटोकाइंस निकालेगा, और ये साइटोकाइंस के मल्टीपल एक्शन होंगे। एक एक्शन ये होगा कि ये CD8 सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और ये डायरेक्टली CD8 सेल्स अटैक करके और होल्स बनाता है माइक्रोब्स के अंदर, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, वायरसेस को खत्म करता है, प्रोटोजोआ को खत्म करता है। दूसरा एक्शन ये होगा कि बी सेल को एक्टिवेट करेगा, टी सेल, और बी सेल को एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड बी सेल बना के, प्लाज्मा सेल बना के, और उसके बाद फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जिसके जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ ये होते हैं। तो हमने इतनी देर से इम्यूनिटी में ये डिस्कस किया है, और ये सारा जो सिलसिला है इसको यानी अडेप्टिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी आए और उसके बाद उसने अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर दिया, जो दो तरह की हुई, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम वैक्सीन पे आएंगे, तो क्या 5 मिनट की ब्रेक ले लें ताकि आप लोग एक चीज हजम कर लें, उसके बाद फिर हम वैक्सीन 10 मिनट बाद वापस आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फिर वो भी लिख लीजिएगा। आज सुबह बनी है प्रेजेंटेशन, आज सुबह बनी है प्रेजेंटेशन।